हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आर्ट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12 के जो बच्चे आर्ट्स के हैं और जिन्हें आर्ट्स का सारा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, क्योंकि अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है तो उन्हें क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही पड़ेगा। तो जिनको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही कारगर होने वाला है जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बैंक में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, जो कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का आपके पास जा रहा है, कुछ वीडियो पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आर्ट्स के सारे, चाहे इकोनॉमिक्स का, चाहे इंग्लिश का, चाहे हिंदी का, कुछ वीडियो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल देंगे। आप लोग अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को CWH आर्ट्स के नाम से एक चैनल मिलेगा, वहीं पे आर्ट्स के सारे वीडियोज़ मिलेंगे। वैसे मेरे मेन चैनल में भी वीडियो मिल जाएगा, मेन चैनल जिसमें ये वीडियो जा रहा है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में भी वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो आप आर्ट्स वर्ल्ड हजारीबाग, जिसको बोलते हैं CWH आर्ट्स के नाम से चैनल है, CWH आर्ट्स, CWH का मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, आर्ट्स के नाम से चैनल है। वहाँ पे भी सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। सारा वीडियो सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में सजा कर रखा हुआ है, ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। देख लीजिए, आपके पास है क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक 2023 एग्जामिनेशन के लिए। ये पिछले साल का बनाया हुआ था, लेकिन बहुत काम करेगा क्योंकि सिलेबस कुछ डिडक्ट हुआ नहीं है। सारा सिलेबस पढ़ना है तो बहुत काम का सिलेबस है। क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का याद रखना है। ये जो है वो क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि क्लास 12 का है पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो थोड़ा हम लोग ये सब डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में दो पार्ट में बटा हुआ है, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। दो पार्ट में पूरा का पूरा पार्ट आपका पॉलिटिकल साइंस बटा हुआ है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको हम लोग। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेज फालतू का दे दिया। देखिए ये है विषय सूची। विषय सूची में देखिएगा क्या आपको पढ़ना है। विषय सूची आपके पास है तो क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो अध्याय पढ़ना है, एक्सरसाइज 1 पढ़ना है, वो है शीत युद्ध का दौर। जब शीत युद्ध था उस समय का दौर हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा अध्याय पढ़ना है द्विध्रुवीयता का अंत। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक एक करके सबको इंग्लिश में हम लोग समझा देंगे ताकि आप लोगों को हेल्प हो। और अगर समय बचेगा तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों का नोट्स मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी में उनको दिक्कत होता है तो वैसे स्टूडेंट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ आपको PDF नोट्स मिलेगा। PDF नोट्स करके मिलेगा आर्ट्स के लिए, ठीक है। 12th आर्ट्स PDF नोट्स, 12th आर्ट्स PDF नोट्स, ये नाम से वहाँ पे कोर्स मिलेगा, उसको आप खरीद लेंगे तो वहाँ पे आपको 12th आर्ट्स का जो PDF नोट्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा और प्लस हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। दोनों मीडियम में वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और आसानी से वहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लीट। तो जो लोग, जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में दिक्कत हो रहा है, या हिंदी वाले भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि हमको चैप्टर बाई चैप्टर प्रॉपर नोट्स मिले, वो भी हिंदी इंग्लिश में टाइप किया हुआ MCQ के साथ, MCQ और सब्जेक्टिव दोनों वहाँ पे मिलेगा। यानी किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो उसका MCQ भी मिलेगा, उसका सब्जेक्टिव भी मिलेगा। उसके साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि एक जगह पे सारा कलेक्शन आपको मिले जैक का, क्लास 11th और क्लास 12 के लिए भी, तो आप मेरे एप्लीकेशन से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। 12th आर्ट्स बहुत ही मिनिमम फी में 200 रुपये में आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स PDF सब मिल जाएगा। 200 रुपये में सारा सब्जेक्ट का नोट्स PDF सब मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से परचेज कर लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जिनको कुछ वीडियोस तो हम लोग यहाँ पे दे ही रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल हिंदी में है। अब इसको इंग्लिश तुरंत करना तो टफ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर होते होते ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तीसरा अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो आप देखेंगे कि सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने जो यहाँ पे है। तो 9 चैप्टर पार्ट ए में है, और अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो 9 चैप्टर पार्ट बी में है। उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में आपको 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व करके दिया हुआ। देखिए, सॉल्व पेपर ऑफ जैक एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, 2023 में जो एग्जाम होता है उसको सॉल्व करके भी दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध समझते हैं ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, थोड़ा कहानी समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ ना, जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म कैसे हुआ था मालूम है ना सबको। अमेरिका क्या किया था,
अमेरिका 2 परमाणु दाग दिया था किसके ऊपर? तो अमेरिका दाग दिया था 2 परमाणु बम किसके ऊपर? जापान के ऊपर। तो जब आप अमेरिका जापान के ऊपर 2 परमाणु बम दागा, उसी समय से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लगभग खत्म की तरफ हो गया। लेकिन खुद सोचिए कि अगर अमेरिका जापान के ऊपर बम दागा तो जापान वाला जो साइड था वो भी तो कमजोर नहीं था, तो जापान वाला साइड भी तो कुछ करेगा। अब सवाल ये कि अमेरिका तो दाग दिया, अब मान लीजिए कि हम अब दूसरे पार्टी को मार दिए, गांव में दूसरे पार्टी को मार दिए, तो हमें डर रहेगा ना कि दूसरा पार्टी भी अटैक मारेगा, क्योंकि हम तो मार के आ गए, अब ये मारेगा। तो अमेरिका तो बम फोड़ दिया, अब अमेरिका को टेंशन था कि जापान की तरफ से कुछ तो रिएक्शन होगा। अब जापान की तरफ से कुछ रिएक्शन होगा, इसी सिचुएशन को अभी डर रहा था अमेरिका कि कुछ तो रिएक्शन, कुछ तो जापान करेगा, क्योंकि इतना बड़ा हम जापान को झटका दिए हैं, तो कुछ ना कुछ जापान करेगा। तो एक डर सा माहौल बना रहा, एक युद्ध सा माहौल बना रहा है कि कभी भी जापान अटैक कर सकता है, कभी भी जापान पलटवार कर सकता है, कभी भी जापान अपना रिएक्शन दे सकता है। अमेरिका को डर इस बात का लगा रहा था, तो एक डर सा माहौल था, एक युद्ध सा माहौल बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो सिचुएशन था उसे हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार। याद रखना, शीत युद्ध था। ये कब से बना था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है शीत युद्ध की शुरुआत कब से हुई है, तो आप खुद जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ है? देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका कंप्लीट कब हुआ है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये शीत युद्ध का दौर बना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945। सब लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1945। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद से ही जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन आ गया। कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जहां पे वार नहीं हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध सा माहौल बना हुआ। अमेरिका को डर है कि कहीं ना कहीं जापान रिएक्शन देगा, जापान को हम इतना बड़ा नुकसान दिए, इतना डैमेज किए हैं, तो जापान भी रिएक्शन देगा। अमेरिका को इस बात का डर था, और इसी को हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, इसी को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा शीत युद्ध कब से शुरू हुआ? 1945 से। कोई दिक्कत है? शीत युद्ध कब से शुरू हुआ है? 1945। और कब तक चला? 1991 तक शीत युद्ध चला है। कब तक चला है? 1991 तक शीत युद्ध चला। याद रखना, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था 1945 से और खत्म हुआ 1991 में। दूसरा लिखा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? शीत युद्ध दो गुटों के बीच में चल रहा था, तो वो कौन से दो गुट थे जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था? तो अभी आपको हम बता दिए कि दो गुट थे। जब से वर्ल्ड वार हो रहा था तो दो ही गुट थे, और दोनों गुट में कौन कौन थे? सबसे पहला गुट था क्या? जर्मनी फ्रांस नहीं, भारत चीन। भारत चीन तो था ही नहीं, भारत तो कहीं था ही नहीं। अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसए या नाटो बोलते हैं, और दूसरा था यूएसएसआर। याद रखना है, अगर आप पढ़े हैं थोड़ा सा भी, तो यूएसए और यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं, जिसमें सबसे मेन लीडर कौन था? रसिया था, रूस था। इसमें सबसे मेन लीडर कौन था? अमेरिका था। यही दोनों पार्टी था युद्ध में, यानी वर्ल्ड वार जो हो रहा था उसमें पहला पार्टी था अमेरिका, तो अमेरिका के तरफ बहुत सारे देश थे, और दूसरा पार्टी था कौन? रसिया। ये दोनों मेन लीडर था। ये लोग क्यों लड़ा था? सुपर पावर बनना चाहता था कि हम सुपर पावर हैं, तो हम सुपर पावर हैं। अब अगर अमेरिका उस समय बम नहीं फोड़ता तो रसिया सुपर पावर बन जाता। रसिया सुपर पावर था, इसके पास ज्यादा ग्रुप था, यूएसएसआर के पास ज्यादा लोग थे, लेकिन अमेरिका बम फोड़ के दहशत दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि हम पावरफुल व्यक्ति है। और अमेरिका को तो फायदा तब मिला ना जब जापान के ऊपर बम फोड़ा और जापान रिएक्शन नहीं दिया। तो अमेरिका को लगा हम इतने तेज है, इतने स्ट्रांग है, इतने मजबूत है कि हम किसी को मार देते हैं तो वो हमको रिएक्शन नहीं देता है, उसका ऑपोजिट एक्शन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में सुपर पावर, यही हम लोग सोचे ना, गांव में अगर कोई व्यक्ति किसी को मारे और उधर से कोई रिप्लाई नहीं कर पाए तो लगता है कि वो आदमी पावरफुल है, इसलिए रिप्लाई नहीं किया। अगर पावरफुल नहीं होता, कमजोर होता, तो रिप्लाई जरूर मारता। इसलिए धीरे 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 ये सुपर पावर बनने लगा अमेरिका। तो याद रखिएगा, ये जो दो पार्टी था कौन कौन था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये युद्ध चल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये युद्ध चल रहा था। कोई दिक्कत है? अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या रहा है? किस रीजन से शीत युद्ध हुआ था? तो सबसे पहला लिखा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सैद्धांतिक मतभेद, सिद्धांतों का मतभेद। बिल्कुल सही है। अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश है, और रसिया जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी का देश है। ये बोलता है कैपिटलिस्ट अच्छा है और ये बोलता है सोशलिस्ट अच्छा है, और ये दोनों के बीच में जो सैद्धांतिक सिद्धांत का मतभेद है, ये बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा है, और ये बोलता है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छा है। इसके कारण युद्ध हुआ है। ठीक है। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद। हाँ जी, कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पे अमेरिका बोलता था मेरा अधिकार है, मेरा हक है, यहाँ पे मेरा अधिकार क्षेत्र में, और दूसरा बोलता था ये सोवियत संघ की मेरा अधिकार क्षेत्र है। युद्धकालीन निर्णय पर अतिक्रमण।
तो अगर युद्ध के समय जो निर्णय हो रहे थे उसमें अतिक्रमण हो रहा था, नहीं अटैक कर दे रहा था, दूसरा कुछ और बोलता था तो दूसरा अटैक कर देता था, इसके कारण तो तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी समस्याएं होती है। वैसे झगड़ा का क्यों होता है, तो मेन रीजन ये था। और जानते हो झगड़ा में जब झगड़ा शुरू हो जाता है मेन कारण से, तो उसके बाद बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तुमको आंख उठा के देख लिया, उसके कारण ढूंढ देंगे। तो लड़ जाता है लोग आंख उठाने के कारण, तुमको आंख उठा कैसे देख लिया, बहुत सारा विवाद होता है, लेकिन मेन विवाद का कारण ये था। अब इसी समय नाटो की स्थापना हुई। नाटो का मुख्य जो हेड था वो अमेरिका था। अभी भी आप नाटो जिंदा है और अमेरिका बहुत बड़ा लीडर है नाटो का। तो नाटो की स्थापना हुई थी। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1949 में हुई थी। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, याद रखना। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, पहला लिखा शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, नहीं अमेरिका अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, नहीं अमेरिका तो ऑलरेडी मजबूत है, इसको मजबूत करने की जरूरत नहीं। पश्चिमी यूरोप से सोवियत संघ प्रभाव के विस्तार को रोकना, ये जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चाह रहा था कि यूरोपियन कंट्री जो है उसमें पश्चिमी यूरोप खास करके उसमें सोवियत संघ पैर ना फैला सके, वहां पे अमेरिका, सोवियत संघ की जगह अमेरिका का प्रभाव ज्यादा रहे। किसमें, यूरोपियन कंट्री में। जो यूरोप हमारा महादेश है उसके अंदर जितने देश आते हैं, तो जो पश्चिमी यूरोप वाला देश है उसमें अमेरिका का प्रभाव बढ़े और रूस का प्रभाव घटे। इसलिए रूस के प्रभाव को रोकने के लिए नाटो बना था। कि नाटो आज भी हम लोग जो देख रहे थे यूक्रेन के साथ, तो नाटो वहां पे रोल इसलिए प्ले कर रहा है कि रूस का वहां पे प्रभाव कम हो, रूस का प्रभाव कम हो, इसलिए नाटो की स्थापना कम हुई थी। तो याद रखिएगा नाटो की स्थापना जो हुई थी किसके लिए हुई थी, पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए हुई थी। आगे लिखा है नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश थे। नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश थे, तो नाटो की स्थापना के समय ही इसमें 12 देश सदस्य थे, इसके 12 मेंबर कंट्री थे स्टार्टिंग में, अभी बहुत ज्यादा हो गए। आगे लिखा है क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब क्यूबा मिसाइल संकट आया था तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति क्यूबा मिसाइल संकट के समय। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एफ कैनेडी थे। आगे लिखा है शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे। शीत युद्ध जब हो रहा था पिछली बार, तो शक्ति के कितने केंद्र थे, तो दो ही केंद्र थे, एक अमेरिका और दूसरा रूस। अमेरिका और रूस दो ही केंद्र थे शीत शक्ति के, यानी सुपर पावर कितने थे, दो सुपर पावर थे, एक अमेरिका सुपर पावर था, एक रूस सुपर पावर था, ठीक है। आगे लिखा है सोवियत संघ साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो सोवियत संघ साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सोवियत संघ साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। जो 1917 में सोवियत संघ की साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, साम्यवादी मतलब समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 1917 में हुई थी, किसने किया था। तो 1917 में जो साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, तो आपको मालूम है रूस का सबसे मेन लीडर कौन है, लेनिन। तो लेनिन ने किया था, याद रखना लेनिन रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण लीडर है, इसलिए लेनिन ने इसकी स्थापना की थी 1917 में। साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 में सोवियत संघ के द्वारा लेनिन ने की थी। किसने की थी, लेनिन ने इसकी स्थापना की थी। चलिए देखिए, क्यूबा मिसाइल के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए हम लोग नाटो में देख रहे थे, क्यूबा जब मिसाइल संकट आ रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, लेकिन रूस के प्रधानमंत्री कौन थे, रूस में कौन थे उस समय शासन में। तो रूस में शासन में थे निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव उसमें थे शासन में, वहां के प्रधानमंत्री थे। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। नाटो क्या है, नाटो का फुल फॉर्म उत्तरी अमेरिका संधि संगठन। जी नाटो का मतलब था नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा नाटो NATO, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और TO टेररिस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, नहीं टेररिस्ट होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक होगा नहीं। नाटो में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नाटो का लिखते हैं हम लोग NATO, नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिख दिया तो पगला जा रहा है। इंग्लिश होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का।
किस प्रकार के प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? कौन व्यक्ति जो प्रयास किया गुट निरपेक्षता, मतलब हम जब ये वर्ल्ड वार हो रहा था ना, तो दो पोर्शन था, या तो अमेरिका है जहाँ पे नाटो है, और या तो रूस है जहाँ पे यूएसएसआर है। भारत को पूछा गया किधर जाओगे, इधर जाओगे इधर जाओगे, तो भारत अगर अमेरिका की तरफ जाता तो रूस से रिश्ता खराब होता, रूस की तरफ जाता तो अमेरिका से रिश्ता खराब होता। भारत बोला हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम ये अलग गुट बनाएंगे, एक अलग पार्ट बनाएंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी तरफ नहीं जाएंगे। तो किसके प्रयास से, उसमें कौन कौन व्यक्ति का प्रयास था? जवाहरलाल नेहरू का प्रयास तो था ही, और भी नेताओं का नाम लिखा हुआ। क्या इन सबके प्रयास से? जी हाँ, जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं, गमाल अफूर नसीर और मार्शल जोसेफ ब्रांच टीटो, ये तीनों लोग थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष की स्थापना की थी। गुट निरपेक्ष नीति लाने में जवाहरलाल नेहरू का तो है ही हाथ, उसका गमाल अफूर नसीर का है, और मार्शल जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो का, ये तीनों ने मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, हम साइड रहेंगे। तो ना ये तो हमें भारत, ये सारे जो जो देश थे वो ना तो अमेरिका की तरफ गए और ना ही रसिया की तरफ गए, ये इंडिपेंडेंट रह गए, स्वतंत्र रह गए। ये बोले हम स्वतंत्र रह के काम करेंगे। आगे लिखा है मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना किसको बोलते हैं? तो मार्शल योजना क्या थी? तो बोला यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सहायता देना मार्शल योजना थी। जितने भी यूरोपियन कंट्री जो वर्ल्ड वार के कारण डैमेज हो गए थे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा उसको गठित करने के लिए, दोबारा उस देश को स्थापित करने के लिए अमेरिका सपोर्ट करता था, पैसे देता था, उसी को बोलते थे मार्शल योजना। मार्शल योजना का मतलब जितने यूरोपियन कंट्री जो कि डैमेज हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, उसको अमेरिका मदद करता था स्थापित करने के लिए, उसी योजना को मार्शल योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे लिखा है शीत युद्ध का चरम चरम बिंदु किसे माना जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी मेन बिंदु जिसको बोलते हैं चरम सीमा, इसके बाद शीत युद्ध ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट ही सबसे इंपॉर्टेंट था। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट का मतलब है क्यूबा में जो मिसाइल संकट हुआ था उसी के कारण शीत युद्ध शुरू हुआ गया। प्रथम प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पहली बार जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना उसके अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। कौन थे प्रथम गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष? कौन थे? मार्शल टीटो। पहला जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था, उसके पहले लीडर थे, पहले जो अध्यक्ष थे उस मीटिंग के वो थे मार्शल टीटो। याद रखना। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? कौन ऐसा देश है जो बोला था नाटो में अमेरिका का नेतृत्व नहीं होना चाहिए, लीडर अमेरिका नहीं रहेगा? वो फ्रांस है। नाटो में बोलता है सर, नाम है उसका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अमेरिका क्यों घुस रहा है? अमेरिका तो दूसरे जगह का है, हम लोग तो यूरोपियन कंट्री है, तो अमेरिका क्यों घुसेगा? तो फ्रांस विरोध किया था कि अमेरिका उसमें लीडर नहीं बनेगा, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी अमेरिका बन गया। गुट निरपेक्षता की नींव रखने वाले किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान? अभी तो आपको बता चुके हैं। भारत में कौन नेता था गुट जो गुट निरपेक्षता था? भाई उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसके। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? शिखर सम्मेलन जो गुट निरपेक्ष का था वो नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में वो आयोजित किया गया था 1969 में। 1969 में आयोजित किया गया था पहली बार गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। और पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का जो युद्ध होता है किससे युद्ध होता है? तो पूर्व बनाम पश्चिम का जो युद्ध होता है उसको शीत युद्ध बोलते हैं। एक था पूर्व ईस्ट और एक था वेस्ट, मतलब है कि एक अमेरिका था और एक यूएसएसआर था, दोनों के बीच में जो शीत युद्ध था ना, शीत युद्ध में ही पूर्व बनाम पश्चिम था कि तुम पूर्वोत्तर का एरिया है, पूर्व वाला देश, मतलब पूरे दुनिया का जब नक्शा देखे ना ग्लोब, तो एक देश है जो पूर्व की तरफ है, एक देश है जो पश्चिम की तरफ है, दोनों में। और अमेरिका है पूर्व की तरफ, सॉरी रूस है पूर्व की तरफ, और अमेरिका वगैरह सब है क्या है, पश्चिम की तरफ है। दोनों में आपस में विवाद हुआ था। तो पूर्व बनाम पश्चिम का जो विवाद हुआ था वो शीत युद्ध के कारण यह शुरू हुआ था। कोई दिक्कत है? और शीत युद्ध कब शुरू हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ है। तो क्यों शुरू हुआ था? तो बता दिए ना कि जब अमेरिका बम फोड़ दिया जापान के ऊपर, तो जापान या इधर से भी तो रिएक्शन होता। तो ये डर रहा था ये लोग कि इधर से शायद रिएक्शन होगा, कभी नहीं। जैसे भारत कैसे किया, भारत पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर दिया। तो भारत अगर, इंडिया अगर पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक कर देता है तो इंडिया को भी तो खतरा है कि पाकिस्तान रिएक्शन जरूर देगा। अगर हम उसके घर में घुस के मारे उसको तो उधर से रिएक्शन जरूर आएगा। अगर उधर से रिएक्शन नहीं आया तो सिचुएशन वैसे ही बना रहता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना वेट करता रहता है। अगर उधर से मार दिया तो समझ अब स्थिति ठीक हो गई। मान लिया पाकिस्तान जैसे ट्राई किया था घुसने का, तब ना अभिनंदन गिर गया था उसके फाइट जेट को। जब हम इंडिया पाकिस्तान को मारा तो पाकिस्तान क्या किया, अपना एयर अटैक शुरू कर दिया।
एयर अटैक शुरू कर दिया, उसमें अभिनंदन अपना फाइटर जेट लेके घुसा उसके, और उसका जेट को गिरा दिया, लेकिन इसका भी जेट गिर गया और वो घुस गया पाकिस्तान में। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, पाकिस्तान अटैक नहीं करता, तो भारत को हमेशा डर बना रहता है कि आज न कल करेगा वो जो। और जितना दिन तक ये डर बना रहता, उसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार, शीत युद्ध। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोगों के पास एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं छोटा छोटा, आपके पास लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ था, वो था यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया एक देश है, उसमें बेलग्रेड उसका शहर है, जहाँ पे हुआ था 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो संस्थापक सदस्य देशों का नाम बताइए। भारत तो है ही, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। याद रखिएगा, जोसेफ ब्रोज टिटो पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्हीं के देश में हुआ था। देखिए, यूगोस्लाविया में ना हुआ था, तो जब पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष तो उसी देश के ना प्रधानमंत्री होंगे, तो उस देश के मेन लीडर जो है वही इसके हेड थे। तो पहला पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष जो देश था, उसमें पहला सदस्य कौन था, पहला अध्यक्ष कौन था? तो भाई पहला देश यूगोस्लाविया था, जहाँ पे मीटिंग हुआ था 1961 में। और ये पहला देश कौन था? यूगोस्लाविया। पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ ब्रोजो टिटो। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता मतलब है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। देखिए लिखा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना। हम भाई किसी गुट में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है? बोलता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय, देखिए टेंशन वाला इंटरनेशनल जो है राजनीतिक स्थिति, यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे अमेरिका और रूस के बीच में तनावपूर्ण अगर परिस्थिति बनी रहे, तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन, जो सिचुएशन टेंशन वाला बना रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसे टेंशन वाले स्थिति को ही हम लोग कोल्ड वॉर बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। कब से कब तक रहा था? देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से शुरू के 1990 तक रहा, 1991 में खत्म हो गया, शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के लिए कौन दो शक्तिशाली देश उत्तरदायी है? तो दो ही हैं, एक सोवियत संघ जिसको रूस बोलते हैं, और एक अमेरिका है। शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या नाम थे? पश्चिमी और पूर्वी, तो एक जो पश्चिमी गठबंधन था उसको नाटो बोलते हैं, जो वहाँ अमेरिका लीड करता था। और पूर्वी गठबंधन को हम लोग वार्सा संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्सा संधि। याद रखिएगा, ये नाटो है, और ये रूस वाला जो पार्टी है, रूस वाला पार्टी को वार्सा संगठन बोलते थे, और जो बाकी अमेरिका वाला पार्टी उसको नाटो बोलते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो याद रखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिराए हुए परमाणु बम थे, उसका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम क्या था? फैटमैन। मार्शल योजना क्या है? तो अभी तो हम लोग ऊपर में पढ़े कि जो 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। मतलब यूरोप जो डैमेज देश था, जो बहुत नुकसान हो गया था युद्ध के कारण, युद्ध के कारण जो देश बर्बाद हो गए थे, उन देशों को 1947 में जो उसके विदेश सचिव थे, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी थे, जिसका नाम है मार्शल, मार्शल था, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्लान बनाया कि हम अरबों डॉलर सपोर्ट करेंगे उन देशों को जो मेरे साथ हैं और जो डैमेज हो गए, उन कमजोर देशों को मदद करेंगे। ऐसी योजना को ही मार्शल योजना बोलते हैं। मार्शल योजना इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति का नाम था मार्शल, जिसने दिया। वो कौन थे? अमेरिका के विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, जिन्होंने ये योजना शुरू की, इसलिए अपने उनके नाम पर ही फेमस हो गया मार्शल योजना। जिसमें था कि वैसे गरीब देश, वैसे कमजोर देश जो युद्ध के कारण बर्बाद हो गए, उन देशों को मदद करना बहुत जरूरी है। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको मालूम है ना, अभी बताया अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट मतलब सब कुछ पूंजीपति के हाथ में, सब कुछ पैसे वाले के हाथ में। और रूस में जो है ना, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं समाजवादी गुट। रूस में क्या है? समाजवादी गुट है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? तो बोलता है सोवियत संघ के समाज साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा की कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। सोवियत संघ का जो साम्यवादी विस्तार था कि हम लोग सोशलिस्ट समाजवादी व्यवस्था को बढ़ाएंगे, और समाजवादी व्यवस्था को विस्तार करने के लिए, विस्तार लगातार रूस कर रहा था, तो रूस के लगातार विस्तार वाली नीति जो थी उसको अमेरिका रोक रहा था, और अमेरिका का सपोर्ट हो रहा था। तो वैसे में जो राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, उन्होंने घोषणा किया कि अमेरिका वैसे देशों की रक्षा करेगा जो स्वतंत्र है, जो इसके गुट में नहीं है, जो अभी भी सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वैसे देशों की रक्षा करेगा। इसी पॉलिसी को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मोल्टोव योजना का क्या उद्देश्य था? तो अमेरिकी बोलता है अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल की योजना के उत्तर में सोवियत संघ ने भी एक योजना चलाई। जैसे अमेरिका का जो विदेश सचिव था वो योजना चलाया था,
कि हम फ्री वाले देश को, कमजोर देश को, जो मेरे सपोर्ट में था, मेरे सपोर्ट में युद्ध के समय मेरे साथ था और वो बर्बाद हो गया है, तो हम उसको अरबों डॉलर का मदद करेंगे। उसी के जवाब में रूस की तरफ से भी, रूस के जो विदेश मंत्री थे माल्टो, उन्होंने योजना बनाई। उन योजना का उद्देश्य था कि वैसे देश जो मेरे साथ युद्ध में थे उनको हम मदद करेंगे पैसे में। यानी अमेरिका अपने देशों को मदद कर रहा है तो रूस भी अपने देशों को मदद कर रहा है। तो उसमें रूस के विदेश मंत्री थे मोल्टो, और मोल्टो ने योजना बनाई है। उसी उद्देश्य योजना को मोल्टो योजना बोलते हैं। यानी दो हम लोग देखिए, मार्शल योजना अमेरिका की तरफ से वैसे देशों को जो युद्ध के समय बर्बाद हो गए थे वित्तीय सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट हेल्प प्रदान करना। और मोल्टो जो है वो सोवियत संघ की तरफ से, उस समय विदेश मंत्री थे मोल्टो, उन्होंने एक योजना बनाई कि हमारे साथ जो देश थे युद्ध के समय, अगर वो बर्बाद हो गए तो हम भी उनकी वित्तीय सहायता करेंगे, उनका आर्थिक सुधार करेंगे। ऐसी योजना को हम लोग मोल्टो योजना के नाम से जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं। बोलता है क्यूबा अमेरिका की तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, यानी रूस के साथ था, और सोवियत संघ के नेता उसे वित्तीय सहायता दिया करते थे। यानी ये देश जो था क्यूबा, उसको कौन देता था? सारा का सारा पैसा रूस देता था, और ये रूस का आदमी देश था, रूस के अंदर चलता था। सोवियत संघ के नेता निकिता सुचेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। ये जो उस समय के नेता थे, जो निकिता खुश्चेव थे, उन्होंने बोला कि क्यूबा, चूंकि हम पैसा उसको देते हैं, हमारे अंदर का देश है, हमारा सपोर्टर देश है, तो ऐसा करते हैं हम क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा लगाएंगे। और वहां से फैसला किया 1962 में। खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, लगा दिया अपना देश, क्योंकि मेरा सपोर्टर देश है, तो उसके देश में घुस के हम अपना परमाणु अटैक लगा दिए। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैयार करने की भनक अमेरिका को लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने खुश्चेव को मिसाइल हटाने को कहा, और खुश्चेव ने कहा कि यदि राष्ट्रपति कैनेडी विश्वास दिलाए कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा तो घेराबंदी हटा लेंगे। मतलब उस समय जब लगा दिया, ये रूस को डर था कि अमेरिका कहीं ना कहीं क्यूबा पर अटैक कर देगा, क्यूबा को बर्बाद कर देगा। इसलिए बर्बाद करेगा क्योंकि क्यूबा मेरा सपोर्टर है और अमेरिका मेरे से चिड़चिड़ाता है, इसलिए ऐसा किया। वो बोला कि अमेरिका गारंटी दे कि क्यूबा पर कभी अटैक नहीं करेंगे तो हम अपना हटा लेंगे, आक्रमण नहीं करेगा और घेराबंदी हटा लेंगे तो क्यूबा में मिसाइल तैनात नहीं की जाएगी। कैनेडी ने खुश्चेव के प्रस्ताव को मानकर घेरा हटा लिया और खुश्चेव ने भी मिसाइल वापस भिजवा दी। इसी संकट को बोलते हैं क्यूबा संकट, और यही है मेन कारण, यही है मेन कारण। ठीक है, जो पीस वार हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं, जिसको कोल्ड वार बोलते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तीन अर्थव्यवस्था, तीन तरह की, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्टर देश है अमेरिका, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्टर देश है रूस, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सपोर्टर देश है भारत। भारत में दोनों अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी और जो है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का मिश्रण हमारे यहाँ। बोलता उत्तर दक्षिण संवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये नॉर्थ और साउथ क्या था? उत्तर दक्षिण। बोलता 1980 के दशक में विकसित देशों के द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रयास में कमियां आई है। विश्व के अविकसित और विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक स्थिरता को के लिए विकसित देशों से सहयोग की कामना की थी। धनी और विकसित देश विश्व के उत्तरी भाग में है, और गरीब जितने देश हैं वो सब दक्षिणी भाग में। ध्यान दीजिएगा, जितने उत्तर वाले लोग हैं वो सब अमीर है, रईस वाले देश है, और जितने दक्षिण वाले हैं वो गरीब देश है। तो दक्षिण वाले लोग सोचते थे कि सर हमको उत्तर वाला मदद करे, यानी अमीर देश हमको मदद करे ताकि हम भी डेवलप हो। इसी विवाद को, इसी संवाद को हम लोग बोलते थे उत्तर दक्षिण संवाद। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जानते हैं। कोरिया संकट क्या है? तो बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और कोरिया ने सोवियत संघ के समक्ष, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के समक्ष, ध्यान दीजिएगा, उत्तर कोरिया ने जापान के समक्ष, बोलता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान और कोरिया ने सोवियत संघ के समक्ष, यानी जापान और कोरिया जो था, नॉर्थ कोरिया, सॉरी जी नॉर्थ कोरिया उत्तर, तो नॉर्थ कोरिया और जापान जो है वो सोवियत संघ यानी रूस के साथ चला गया, और दक्षिण कोरिया जो है अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तर कोरिया में साम्यवादी व्यवस्था है और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी शासन है। लड़ता ही लोग भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, क्योंकि इसके अंदर रूस वाला सिस्टम है कि समाज का सब कुछ है,
और इसके अंदर जो है वो सब क्या है, सब पूंजीपति लोगों का है। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। लीजिए, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और कोरियाई युद्ध प्रस्ताव में दोनों कोरियाई का युद्ध ना होकर पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच एक अप्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध हो गया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ रूस के बहिष्कार का लाभ उठाते हुए सोवियत राष्ट्र संघ में उत्तर कोरिया के आक्रमणकारी घोषित करवाया और विश्व शांति की रक्षा की आड़ में उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का प्रस्ताव पास कर दिया। यानी अमेरिका बहुत तेज निकला यहाँ पे। जैसे रूस यहाँ विरोध किया, बस देखा कि रूस नहीं है तो सारा अपने मन का मर्जी का सारा बिल पास करा लिया। आज भी आप देख रहे होंगे कि जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग उन पागल आदमी, ये रूस के साथ रहता है हमेशा। ये अमेरिका चिड़चिड़ाया रहता है। क्यों चिड़चिड़ाया रहता है? क्योंकि अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया जो है उसको सपोर्ट करता है, और दक्षिण कोरिया को बोलता है नॉर्थ कोरिया पर अटैक मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बताइए, जो इसके ऊपर अटैक करेगा और उसका कोई सपोर्टर होगा तो ये तो चिड़ेगा इससे, इसलिए हमेशा रूस का मदद करता है। यही स्थिति कोरिया संकट था। बोलता है महाशक्ति छोटे देशों के साथ संगठन क्यों की थी। महाशक्तियां छोटे छोटे देश के साथ, जो बड़ा बड़ा महाशक्ति था, रूस था और अमेरिका था, ये छोटे देशों के साथ संगठन बनाने का क्या मतलब, ये बड़ा आदमी था छोटे के साथ मिलने के लिए। तो याद रखिएगा, छोटे देशों के पास क्या था, खनिज तेल प्राकृतिक संसाधन था, वो उसको मिल जाता, उसका जमीन उसको मिल जाता, एक दूसरे से जासूसी सैनिक ठिकाना मिल जाता, गठबंधन में शामिल होने से धीरे 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 सैनिक खर्चा बढ़ में मदद मिलता था। छोटे राज्यों को महाशक्तिशाली देश अपने हथियार बेच सकते थे और विचारधारा की लड़ाई में वैचारिक सहयोग की प्राप्ति भी हो जाती थी। इसलिए जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका, रूस, ये छोटा छोटा देश को अपने तरफ शामिल, ये शामिल करने का ही झगड़ा है। जो अभी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, ये शामिल करने का, तुम मेरे तरफ आओ तुम मेरे तरफ आओ, उसमें मार रहा है। ये स्थिति है इस जगह पे। और जो बड़े देश होते हैं वो सिर्फ फायदा अपना देखते हैं। कभी भी छोटे देशों का, कभी जैसे होता है ना कि कभी गांव में पंचायत है, मुखिया जी लड़वा रहे हैं सब, तो मुखिया जी को कुछ नहीं होगा, और होगा तो छोटे छोटे गरीब आदमी को बर्बाद हो जाएगा वो लड़ाई के चक्कर में। और यही होता भी है, और ये सारे ये रीजन है जिसके कारण छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े देश क्या करते हैं, युद्ध के लिए अपने सपोर्ट में लाते हैं, अपने साथ लाते हैं। जितना ज़्यादा युद्ध के लिए वो अपने सपोर्ट में लाएंगे, अपने साथ लाएंगे, उतना ही फायदा होगा। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास लेंगे, उसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।